ओके स्टूडेंट, तो हम लोग कल के क्लास में यहाँ तक पढ़ लिए थे पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, जिसमें इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल का वैल्यू था रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट 3r² माइनस r², जिसको चार्ज के टर्म में अगर करेंगे तो ये रहेगा q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ 3r² माइनस r²। और v का फॉर आउटसाइड पॉइंट था q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये है r ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो मेरा ए इक्वेशन और ए इक्वेशन, तो ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो ये है इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर r को वैरी करेंगे तो स्मॉल r के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला। यस, तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ किए होंगे तो आपको ड्रॉ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं हेल्प कर देता हूँ। इसको k मान लीजिए, k (3r²) एक क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, ग्राफ बहुत बार रिपीट हुआ है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 3kr² इक्वल टू माइनस kr²। अगर इसको कंपेयर कीजिएगा तो इसको k डैश मान लीजिए, तो बाई माइनस k डैश इक्वल टू नहीं लगता है kx² के कुछ जैसा है, हाँ या ना। ये कुछ इस टाइप का फॉर्मेट का ग्राफ नहीं लग रहा है आपको, बाई माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2x² समथिंग लाइक दिस। यस, तो इसका कॉन्केविटी क्या रहेगा, कॉन्केविटी रहेगा डाउनवर्ड। यस, इसको v इक्वल टू v माइनस, इस पूरे टर्म को v नोट कर लीजिए, इक्वल टू माइनस kr²। तो क्या मुझे ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका सिखाना है या डायरेक्ट मैं ड्रॉ कर दूं? हाँ, इसमें भी 2 केस बनेगा, लेकिन पहले एक केस के लिए कर लेते हैं, फिर उसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो यहाँ देखिएगा, एक्चुअली ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका ये होता था। आप लोग में से कोई लोग ट्राई किए हैं, एक स्टूडेंट तो ट्राई किए हैं। इसका ग्राफ ऐसा आता था, वर्टेक्स यहाँ पे मिलता है, आप लोग को भी वर्टेक्स यहाँ पे मिला है, और बट ये ग्राफ कहाँ तक वैलिड रहेगा स्टूडेंट? और इस तरफ का पार्ट को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे r मेरा डिस्टेंस है, हाँ या ना। इसका मतलब है कि फाइनली मेरा ग्राफ ऐसा ग्राफ रहा, पैराबोला विथ कॉन्केविटी डाउनवर्ड, या यहाँ पे स्लोप रहेगा 0, क्योंकि यहाँ पे रहेगा पैराबोला का वर्टेक्स। अगर ड्रॉ किए होंगे घर पे तो यहाँ तक समझ में आ गया, ए v वर्सेस r, और यहाँ पे r इक्वल टू कैपिटल R। चलिए, अब यहाँ ये बताना है कि अगर r इक्वल टू 0 था तो v का वैल्यू क्या रहेगा। r इक्वल टू 0 अगर पुट कर दीजिएगा तो v का वैल्यू क्या रहेगा स्टूडेंट? चार्ज के टर्म में आपको नहीं था कि r इक्वल टू 0 रहेगा तो रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r² हो जाएगा, हाँ या ना। या चार्ज के टर्म में क्या हो जाएगा, सब लोग कैलकुलेट करके बताइए। तो चार्ज के टर्म में रहेगा, बोलिए 3q² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो ठीक है, इसमें r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 से 6 कट जाएगा, तो बचेगा तो यही ना, 2 बचेगा।
और चार्ज वाला जो एक्सप्रेशन था उसमें r इक्वल टू 0, स्मॉल r इक्वल टू 0, स्मॉल r इक्वल टू 0 का मतलब वी आर एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो वी आर एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो यहाँ पे तो मुझे लगता है शायद यही आना चाहिए। कितना आया है आप लोग को अगर r इक्वल टू 0 कीजिएगा तो? देखिए तो अरमान, अच्छा हाँ ठीक है, यस। तो यहाँ पे तो हम लोग का वैल्यू ये भी ऑब्जेक्टिव आएगा कि कहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होता है इस केस में। चलिए अब मान लेते हैं कि आपको दो लोहे का फ्रेम दिया गया। यहाँ देखिए, एक लोहे का फ्रेम का स्ट्रक्चर ऐसा है और दूसरे लोहे का फ्रेम का स्ट्रक्चर ऐसा है, और अगर आपको बोला गया कि दोनों फ्रेम को जोड़ देना है, दोनों फ्रेम को जोड़ना है, बट कॉर्नर नहीं होना चाहिए डेवलप। मान लीजिए आपको आप बिल्डिंग करने वाला ही आदमी है और मैं दो स्ट्रक्चर ला के दे दिया, ये काम कीजिए, ये दोनों स्ट्रक्चर को जोड़ना है बट विदाउट डेवलपिंग द कॉर्नर एट द बिल्डिंग पॉइंट, तो कैसे जोड़िएगा? आपको नहीं लगता कि ये यहाँ पे जोड़ने के लिए कुछ आप एकदम अपना दिमाग लगाएंगे कि नहीं, इसको एकदम बिल्कुल ऐसे ऐड करना चाहिए, हाँ या ना? तो नेक्स्ट आंसर ऐसे ऐड कैसे होगा? तो ऐसे ऐड करने के लिए अगर मैं आपकी जगह पर रहूँगा तो अगर मुझे काम दिया जाएगा तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। इस टेंजेंट के अलॉन्ग इस लाइन को ला के रख देंगे और तब बिल्डिंग कर देंगे। तो इसको हो गया कि दो ग्राफ को, यानी कि दो ग्राफ, जिसमें एक ग्राफ है कर्व ग्राफ, बहुत डेप्थ का बात बोल रहा हूँ, एक ग्राफ है कर्व ग्राफ और दूसरा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, और दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो स्मूथली ऐड करने का मतलब होता है कॉर्नर नहीं डेवलप करें। ऐसा भी तो दो सिचुएशन आपके सामने, मेरे पास दो ग्राफ है, एक कर्व का एक स्ट्रेट लाइन का, तो इन दोनों को ऐड करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, एक तरीका ये भी हो सकता है, ऐसे भी तो ऐड कर सकते थे। बट किस तरीका में कॉर्नर, इस तरीका में क्या डेवलप हो गया? कॉर्नर। बट इस तरीका में क्या कॉर्नर डेवलप होगा? नहीं होगा। तो इस तरीका में इस कर्व का टेंजेंट इस पॉइंट पे और इस स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट स्लोप इस पॉइंट पे सेम रहा या डिफरेंट रहा? एक मैं कैलकुलस का बात बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस ग्राफ में इस पॉइंट पे इस ग्राफ का टेंजेंट और स्ट्रेट लाइन का स्लोप डिफरेंट होगा या सेम होगा? सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि आज के बाद अगर आपको ये पूछा जाए कि देखिए दो कोई भी ग्राफ कंटिन्यूअस है, दो अलग अलग एक्सप्रेशन का ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो ये भी तो हो सकता है कि कंटिन्यूअस हो कॉर्नर डेवलप करके, हाँ या ना? जस्ट लाइक दिस। और ये भी हो सकता है कि कंटिन्यूअस हो और बिल्कुल स्मूथ ग्राफ हो विदाउट डेवलपिंग द कॉर्नर। देन हाउ कैन वी चेक आउट, हाउ कैन वी फाइंड आउट क्या स्मूथ ग्राफ रहेगा या कॉर्नर रहेगा यहाँ पे? तो उसको चेक करने का तरीका ये है, यहाँ देखिए कि अब यहाँ पे r इक्वल टू कैप्ट, तो r ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R के लिए मेरा v का एक्सप्रेशन था q/4πε0r स्मॉल r, हाँ या ना? तो इसमें r इक्वल टू कैपिटल R पुट कीजिए, इसमें r इक्वल टू कैपिटल R, और इस एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन आपका था q/8πε0 r3 3r² - r², इसमें r इक्वल टू कैपिटल R और इसमें r इक्वल टू कैपिटल R। देखिए तो वैल्यू डिफरेंट है या सेम है? सेम है। तो सेम है इसका मतलब ये तो है कि ग्राफ कंटिन्यूअस होगा, ऐड रहेगा वहां पे। अब है कि सर ग्राफ तो ऐड है बट ये ग्राफ यहाँ पे जो, अब यहाँ आउटसाइड पॉइंट के लिए नहीं लगता कि आउटसाइड पॉइंट के लिए हाइपरबोला रहेगा? यही आपका मिस्टेक था अरमान। आउटसाइड ग्राफ के लिए ग्राफ क्या रहेगा? हाइपरबोला रहेगा, क्योंकि 1/r हो गया ना, 1/r। तो इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पे जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों पॉइंट को मिला रहे हैं, तो ग्राफ तो इनसाइड और आउटसाइड ग्राफ कंटिन्यूअस तो है,
बट एक ग्राफ कंटिन्यूअस होते हुए भी दो ग्राफ का कॉम्बिनेशन है, एक पैराबोलिक ग्राफ का अंदर के पॉइंट के लिए और एक हाइपरबोलिक ग्राफ बाहर के पॉइंट के लिए। लेकिन जो दोनों ग्राफ जहां पे ऐड होगा वहां पे एक्चुअल में कॉर्नर डेवलप करेगा या स्मूथली ऐड हो जाएगा। तो इसको चेक करने का तरीका है कि इसका स्लोप निकालिए r इक्वल टू कैपिटल R पे डिफरेंशिएट करके dv बाई डी आर एट r इक्वल टू कैपिटल R। तो dv बाई डी आर करते हैं तो कितना आता है देखिए, तो q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, माइनस। इसमें r इक्वल टू कैपिटल R पुट कर दीजिए, इसमें r इक्वल टू कैपिटल R पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। बोलिए, और यहां पे माइनस 2r है ना, तो कितना हो जाएगा, q बाई माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और इसका dv बाई डी आर निकालिए स्टूडेंट, कितना आता है देखिए, तो माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसमें r इक्वल टू कैपिटल R पुट कीजिए, r इक्वल टू कैपिटल R। देखिए तो कितना आता है, डिफरेंट आता है या सेम आता है स्टूडेंट, स्लोप सेम आ गया है। इसका मतलब है दो ग्राफ को जिस पॉइंट पे ऐड कर रहे हैं और उन दोनों ग्राफ का उस पॉइंट पे बहुत बढ़िया पॉइंट है, कह सकते हैं ना एकदम बिल्कुल A1 क्लास का। तो दो ग्राफ को ऐड कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे ऐड कर रहे हैं उस पॉइंट पे दोनों ग्राफ का अलग अलग एक्सप्रेशन से टेंजेंट सेम हो गया, इसका मतलब वो ग्राफ स्मूथली ऐड होगा, कॉर्नर यहां पे डेवलप नहीं करेगा, हाँ या ना। इस पॉइंट पे जो मैं ऐड किया तो क्या कॉर्नर डेवलप किया, कॉर्नर डेवलप नहीं किया। देखिए ये तो ऐसे बुक में लिखा ही रहेगा, ऐसे दिखाया रहेगा, बट कितने लोग इसको बारीकी से देखते हैं कि अच्छा यहां से यहां तक पैराबोला था, यहां से यहां तक हाइपरबोला, अब पैराबोला का ग्राफ और हाइपरबोला का ग्राफ यहां पे ऐड हुआ विदाउट डेवलपिंग द कॉर्नर। तो ऐसा इसको मैंने क्रॉस चेक करके आपको प्रूफ कर दिया कि क्यों कॉर्नर डेवलप नहीं होता है। समझे या नहीं समझे डेप्थ का बात। इसका मतलब फाइनली मेरा ग्राफ कैसा रहा स्टूडेंट, फाइनली मेरा ग्राफ रहा ए ग्राफ रहा। और अगर इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, और इसको यहां से यहां तक अब जाते रहेगा, तो बोलिए ए से बी तक कौन सा ग्राफ था, और बियॉन्ड बी हाइपरबोला था। और क्या खुद से लिख लेंगे कि पैराबोला और हाइपरबोला जहां पे ऐड हुआ है वहां पे बिल्कुल स्मूथ ऐड हुआ है, कॉर्नर नहीं डेवलप हुआ है रीजन, ये जो मैंने स्लोप लेकर प्रूफ कर दिया। ओके, इसका मतलब यहाँ इसका टेंजेंट इस पॉइंट पे, इस ग्राफ का टेंजेंट इस पॉइंट पे, दोनों टेंजेंट क्या हो गया होगा, कॉन्साइड कर गया होगा। टेंजेंट सेम होने का मतलब स्लोप सेम हो गया, हाँ या ना। तो अब देखिए ये चीज़ आप फिजिक्स में सीखे हैं, बट आपको नहीं लगता कि ये मैथमेटिक्स में भी कहीं पे काम आ सकता है आपको, कि दो ग्राफ को ऐड कर रहे हैं और कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो वहाँ पे स्लोप होगा, वहाँ पे कॉर्नर होगा या नहीं होगा, उसको चेक करने का तरीका क्या रहेगा कि दोनों अलग एक्सप्रेशन का स्लोप निकालिएगा और उस पॉइंट पे वैल्यू डाल के देख लीजिएगा, दोनों एक्सप्रेशन का स्लोप का अगर वैल्यू सेम आ गया मतलब वहाँ पे कॉर्नर होगा या नहीं होगा, वहाँ पे कॉर्नर नहीं होगा। करेक्ट। चलिए, तो एक किसके लिए आप ड्रॉ किए हैं, यस, और यहां पे वैल्यू क्या था 3q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यही था ना। और यहां पे क्या वैल्यू था, यहां इसका मतलब आप सेंटर पे, कहां पे आप हैं,
और यहाँ का मतलब आप कहाँ पे हैं, सरफेस पे हैं। कहाँ पे हैं, और सरफेस पे क्या वैल्यू था, Q बाई 4πε0r। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सॉलिड स्फीयर में चार्ज अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ होगा स्टूडेंट, सेंटर पे होगा। देखते हैं ना, यहाँ के बाद वैल्यू कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ के बाद इस पॉइंट को छोड़कर बाकी ईच एंड एवरी पॉइंट नहीं रहता स्लोप निगेटिव है। चलिए अब अगर यही अगर Q अगर आपका निगेटिव रहता तब ग्राफ कैसा होता, जस्ट इसका मिरर इमेज। यस, ये किसके लिए हो गया, Q लेस देन 0 के लिए। और यकीन मानिए ये आपका ये जो ग्राफ है वो आपको ग्रेविटेशन में भी काम आ जाएगा। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, किसके लिए, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो यहां तक समझ में आ गया। सारा ग्राफ शॉर्ट नोट्स में एक जगह कर लीजिएगा। अब यहां देखिए, फिर से एक बार 6y a बिल्कुल रट जाई है, यही है ना, कितना था, r²। ओके, ये किसके लिए है, अब यस ER इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, माइनस dV बाई dr। तो माइनस dV बाई dr करेक्ट। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो देखिए तो इतना ही आएगा, नहीं माइनस माइनस बिकम्स प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें रो का वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों फॉर्मेट में। हालांकि आप किसी एक फॉर्मेट में भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा, बट फिर भी रो का वैल्यू पुट कीजिए। तो रो का वैल्यू कितना था, 4/3 πr³ बाई 3ε0 r। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, Q बाई 4πε0 r³ इंटू r। देखिए तो ठीक है, किसके लिए, r लेस देन इक्वल टू कैपिटल R के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सब स्टैंडर्ड फार्मूला है, काइंडली इसको रट जाइएगा। ओके, अब यहां देखिए, R ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R, R ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R के लिए अगर आपको बहुत स्मार्टली आंसर देना हो, R ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R के लिए ER बताइए, और आपको 10 सेकंड टाइम देंगे, क्या होगा बोली तो बस एक लाइन के स्टेटमेंट से काम नहीं चल जाएगा। ओके सर बोल रहे हैं R ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R, मतलब बाहर के पॉइंट के लिए तो सर बोले हैं कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रहेगा तो जस्ट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, और सारे चार्ज को कहाँ पर रख देना है, सेंटर पे। तो जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन रहेगा वही तो रहेगा, हाँ या ना। लेकिन फिर भी अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़िया से देखना चाहते हैं कि नहीं तो थोड़ा सा और भी बढ़िया से देख लेते हैं, तो बढ़िया से देखने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा,
Q बाई 4πε0 R स्क्वायर। अब आप लोग मेरा एक काम कीजिए कि इसमें इस एक्सप्रेशन में R इक्वल टू कैपिटल R और इस एक्सप्रेशन में R इक्वल टू कैपिटल R पुट कीजिए और देखिए तो वैल्यू डिफरेंट आता है या सेम आता है। आप लोग किताब कॉपी लेकर पेन और नोटबुक लेकर बैठते हैं ना सामने? ओके, तो सबको बोलना चाहिए आंसर, कभी कभी बाकी लोग भी बोल सकते हैं। कितना आता है इसका मतलब है, और R इक्वल टू कैपिटल R का इसका मतलब R इक्वल टू कैपिटल R का मतलब वी आर ऑन द सरफेस, वी आर ऑन व्हाट, ऑन द सरफेस, करेक्ट? यस। तो अब बताइए, लेकिन इनसाइड पॉइंट के लिए एक ऐसा इक्वेशन, इनसाइड पॉइंट के लिए एक ऐसा इक्वेशन है, देखिए तो इनसाइड पॉइंट के ये देखिए या ये देखिए, बात तो एक ही है ना। जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं वो तो कांस्टेंट है ना स्टूडेंट। यस, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। नहीं लगता कि दिस वन जस्ट बिहेव लाइक, दिस वन जस्ट बिहेव लाइक m, दिस वन जस्ट बिहेव लाइक y एंड दिस वन जस्ट बिहेव लाइक x, y इक्वल टू mx, हाँ या ना? इसका मतलब है कि ये रहेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या रहेगा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रहेगा, करेक्ट। और बाहर के पॉइंट के लिए क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन या हाइपरबोलिक? हाइपरबोलिक रहेगा। तो अगर ER वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कहां से कहां तक, और R इक्वल टू कैपिटल R पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यहां से यहां तक का स्ट्रेट लाइन रहेगा। उसके बाद कैसा रहेगा? हाइपरबोलिक रहेगा, हाँ या ना? आइए किसके लिए? क्यू ग्रेड। ER का मतलब रेडियल कंपोनेंट, ER का मतलब रेडियल कंपोनेंट, करेक्ट। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कहां पर रहेगा? मैग्नीट्यूड चाहे चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मैक्सिमम वेयर शुड बी द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? सरफेस पे रहेगा, क्योंकि यहां से यहां तक इंक्रीज कर रहा था फंक्शन, अब बाद में क्या होना शुरू हो गया? डिक्रीज। तो क्या यहां से ही हम लोग ऐसा भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं Q लेस देन 0 के लिए? ड्रॉ कर लीजिएगा। और इसी में अगर ER का मैग्नीट्यूड वर्सेस R का पूछेंगे तो नहीं लगता कि एक ही ग्राफ रहेगा? इसका मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस लीजिएगा तो इसके साथ जाके मिल जाएगा ना, कोइंसाइड कर जाएगा, हाँ या ना? ये ग्राफ ओके। तो यहां पे कितना वैल्यू होगा? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा Q बाई 4πε0 R स्क्वायर। नहीं, इसका मतलब इसमें हम लोग पोटेंशियल का भी ग्राफ ड्रॉ कर लिए। पोटेंशियल ग्राफ को कैसे ऐड, दो ग्राफ को कैसे ऐड करते हैं और कॉर्नर होगा या नहीं होगा, ये भी एक नया बात लाइफ में सीखे। पहले जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, बट जनरली मुझे नहीं लगता टीचर इतना एफर्ट लगाते हैं कि हाँ दो ग्राफ में कॉर्नर होगा नहीं होगा, क्यों होगा, दिस दैट, ये सब नहीं होता है। तो हम लोग इस बात को भी यहाँ पे क्लियर करते हुए आगे बढ़े। और देखिए एक बहुत बढ़िया बात मेरे साथ, हम लोग के साथ ये हुआ था कि मेरे जो फिजिक्स के टीचर थे वो मैथमेटिक्स उनका बहुत अच्छा था, तो 30% कैलकुलस का नॉलेज मुझे उनसे मिल गया। मैं जानने का क्यूरियोसिटी मेरा, तो जब यहाँ पे बोलते रहते थे तो उन चीज़ों को मैं बहुत ध्यान से सुनता था कि अच्छा यहाँ पे एक ऐसा भी होता है। और होता क्या है ना कि पूरे कैलकुलस में छोटा छोटा मिला के 100 अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा, तो हर एक जगह पे एक नया बात सीखे, तो उसको वहाँ पे फिजिक्स नहीं छोड़ दिए, वो मैथमेटिक्स था बात, तो वहाँ से वो कैरी ऑन किए कि अच्छा कहीं और दूसरे जगह भी अगर इसका रिक्वायरमेंट होगा तो वहाँ पे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। चलिए अब मान लेते हैं कि यहाँ देखिए स्टूडेंट एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, यहाँ पे बोला क्या है, अच्छा प्रॉब्लम नहीं, इसको ऑप्शनल है, इसको लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ है स्टूडेंट? देखिए तो 0 हुआ है ना,
सेंटर का मतलब यहाँ पे हाँ है ना। तो सेंटर पे मैथमेटिक्स को छोड़िए, आपको पहले एक चीज़ तो पढ़ा चुका है ना कि हॉलो स्फीयर के अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, हाँ है ना। तो एक पॉइंट सर्किल होता है, नाम सुने पॉइंट सर्किल का, वैसा सर्किल जिसका रेडियस जीरो हो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट सर्किल। वैसे ही सिमिलरली पॉइंट स्फीयर भी बोल सकते हैं। तो इस सेंटर पे को छोड़कर बाकी हम लोग ऐसा नहीं था कि बहुत सारा हॉलो स्फीयर इमेजिन कर सकते थे, हाँ या ना, इनफाइनाइट। अरे जो सेंटर है वो हर हॉलो स्फीयर के लिए अंदर का पॉइंट रहता, हर हॉलो स्फीयर बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर जो पॉइंट स्फीयर था, तो पॉइंट स्फीयर को सिंपली इग्नोर कर दिया जाए तो उस पॉइंट स्फीयर जो सेंटर पे एक स्फीयर बनता हॉलो स्फीयर, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी उसको छोड़कर जितना भी मेरे पास हॉलो स्फीयर रहता सबके लिए सेंटर अंदर का पॉइंट रहता, और अंदर के पॉइंट पे हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो नहीं लगता विदाउट मैथमेटिक्स भी, हम मैथमेटिक्स से तो पता चल ही गया, बट विदाउट मैथमेटिक्स भी हम लोग को पहले से लगना चाहिए था, या नहीं लगना चाहिए था। तो अभी लग रहा है कि हाँ ऐसा ही, शायद इस वजह से भी ऐसा हुआ, करेक्ट। चलिए अब स्टूडेंट मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मैंने ए एक्सप्रेशन दिया, देखिए तो क्या है, रो इक्वल टू व्हाट, रो इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई आर, हाँ या ना। ओके, तो अब यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। और इसमें कंडीशन ये रहता कि आपको गॉस लॉ नहीं पढ़ाए हुए रहते। क्या नहीं पढ़ाए हुए रहते, गॉस लॉ। और तब आपसे पूछते अंदर या बाहर कहीं भी, पहले एक बाहर का पॉइंट लेते हैं, आर ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल आर के लिए, ठीक है, और इसका रेडियस है आर, और इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछते, किसका किसका पूछते हैं स्टूडेंट, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है ना। तो एक कुछ नहीं है कि इरोडो का प्रॉब्लम है, उसका इरोडो का प्रॉब्लम से मैं थोड़ा सा उसमें से 60% कट करके आपके सामने एक प्रॉब्लम लिया हूँ। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर कैसे निकलेगा। हम लोग तो जो पढ़े हुए हैं कि ऑल चार्ज बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन सॉलिड स्फीयर लिए हुए हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन सॉलिड स्फीयर, हाँ है ना। बट यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यस। लेकिन एट द सेम टाइम मैं तो हॉलो स्फीयर के लिए भी तो ये बात बोला था, हाँ है ना, ये बात तो हॉलो स्फीयर के लिए भी बोले थे। तो ये बताइए कि मान लेते हैं कि यहां से एक्स रेडियस का एक डीएक्स थिकनेस का, यहां देखिएगा बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं, एक्स रेडियस पे डीएक्स थिकनेस का अगर आप एक हॉलो स्फीयर इमेजिन करते जिसका रेडियस एक्स है और थिकनेस डीएक्स है, तो अब बताइए इस हॉलो स्फीयर पे यहाँ पे चार्ज का डेंसिटी, 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 या इस हॉलो स्फीयर का जिसका रेडियस एक्स है उसके सरफेस पे हर पॉइंट पे चार्ज का डेंसिटी डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, तो आपने बताया कि यहाँ पे
चार्ज डेंसिटी एट रेडियस एक्स इक्वल के लिए आर इक्वल टू एक्स पुट करेंगे, आर इक्वल टू एक्स पुट कीजिएगा स्टूडेंट, तो आपको यही मिलेगा ना, क्या मिलेगा, रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ये वैल्यू, यहाँ भी चार्ज डेंसिटी यही वैल्यू है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रेडियली तो नॉन यूनिफॉर्म है, रेडियली क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, रेडियस के अलॉन्ग जा रहे हैं तो चेंज हो रहा है, बट किसी फिक्स रेडियस के हॉलो स्फीयर के हर पॉइंट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म रहेगा। मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे रेडियली नॉन यूनिफॉर्म है, बट फॉर ए गिवन रेडियस लाइक एक्स, अगर कोई हॉलो स्फीयर इमेजिन करते हैं तो उस हॉलो स्फीयर के हर पॉइंट, उस हॉलो स्फीयर के हर पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट रहेगा या सेम ही रहेगा, हाँ या ना, सेम रहेगा। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे हॉलो स्फीयर जो इमेजिन करेंगे तो हर हॉलो स्फीयर एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर रहेगा, हाँ या ना, और हर स्फीयर यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ हॉलो स्फीयर इमेजिन करेंगे तो हर हॉलो स्फीयर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर रहेगा तो सबका चार्ज को, तो उसके लिए हर हॉलो स्फीयर के लिए पॉइंट कहाँ रहेगा, बाहर का पॉइंट, करेक्ट। तो अगर ये बाहर का पॉइंट रहेगा तो हॉलो स्फीयर के टोटल चार्ज को कहाँ पे इमेजिन करना शुरू करते हैं, सेंटर पे। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जितना भी हॉलो स्फीयर जब हम लोग इमेजिन करेंगे सबका चार्ज को हम लोग कहाँ पे रखते चले जाएंगे, सेंटर पे। तो लास्ट में तो यही हो गया ना कि बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, लास्ट में क्या हो गया, बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, करेक्ट। दैट्स वाई, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर तो इसमें बस बढ़िया है कि किसी भी तरीके से इस सॉलिड स्फीयर का टोटल चार्ज निकाल लें, क्या निकाल लें, टोटल चार्ज निकाल लें, और टोटल चार्ज को सेंटर पर रख देंगे। बट टोटल चार्ज निकाल लें कैसे, टोटल चार्ज निकालना ही तो इसमें 90% काम था, टोटल चार्ज निकालना ही इसमें 90% वर्क था, बाकी 10% वर्क था। वो 10% वर्क था कि टोटल चार्ज बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर, करेक्ट। दैट्स वाई टोटल चार्ज निकालने का तरीका ये रहेगा कि देखिए अगर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको बताया था ना कि चार्ज निकालने के लिए क्या करना है, रो डीवी करना है, हाँ या ना। तो यहां पे अगर x रेडियस का हॉलो स्फीयर जिसका थिकनेस dx है उसके लिए क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और यहां पे अगर यहां इस एलिमेंट में अगर आप चार्ज निकालना चाहते हैं तो डेंसिटी कहां का लीजिएगा, डेंसिटी यहां का ही लेंगे, हाँ या ना, जहां का एलिमेंट वहां का ही डेंसिटी, करेक्ट। तो यहां पे कितना हो जाएगा, रो नॉट 1 माइनस 1 बाई एक्स, और डीवी कितना रहेगा, देखिए तो मैं ठीक लिख रहा हूं आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 पाई रो नॉट, और क्या हो जाएगा x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6, हाँ या ना, dx। अब बताइए तो टोटल चार्ज के लिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कि आपको गॉस लॉ में भी काम में आ जाएगा। तो क्योंकि गॉस लॉ में तो आप लोग भी तो यही जानते होंगे ना, क्या जानते हैं, नेट फ्लक्स इक्वल टू, अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो टोटल चार्ज इन क्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसमें टोटल चार्ज तो निकालना पड़ेगा ना। तो टोटल चार्ज इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज इनफॉर्म रहेगा, नॉन इनफॉर्म भी तो रह सकता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल चार्ज अगर इस टाइप का सिचुएशन रहेगा तो टोटल चार्ज निकालने का ऐसे हम लोग, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको बाहर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और चार्ज कहां से कहां तक फैला हुआ है, चार्ज है 0 से कैपिटल आर तक, 0 से स्मॉल आर या कैपिटल आर, तो यहां से कहां तक लेंगे, 0 से कैपिटल आर। तो टोटल चार्ज नाउ बिकम्स व्हाट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा x³ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट टेकन फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 टू कैपिटल आर। नाउ इट बिकम्स व्हाट, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा स्टूडेंट,
RQ/3 माइनस R²/2। ओके, अब टोटल चार्ज निकाल लिए, तो अब तो हम लोग का 90% काम हो गया। और यहाँ से आपको लॉजिक भी बता दिए कि देखिए स्टूडेंट, अभी विदाउट गॉस लॉ, बिना गॉस लॉ का इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका कि इसको आप इमेजिन कर लिए ना कि ये सब इस तरीके का जो टोटल चार्ज आप सर निकाल रहे हैं, वो हर टोटल चार्ज नहीं लगता है कि इस टाइप का रहा होगा हॉलोस्फीयर, हाँ या ना। और हर हॉलोस्फीयर क्या है, हर हॉलोस्फीयर, ईच हॉलोस्फीयर आर यूनिफॉर्मली चार्ज, नॉन यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म। सॉलिड स्फीयर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है, करेक्ट, क्योंकि रेडियस के अलॉन्ग वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। बट अगर हॉलोस्फीयर, किसी हॉलोस्फीयर पर फोकस करते हैं तो उसके सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है या सेम है, सेम है। तो उस लॉजिक को अगर लगा दिए, इसका मतलब टोटल चार्ज को कहां पे मान लेना है। एक ऐसा प्रॉब्लम करवाए थे आप लोग को, याद है, Q1 Q2 S1 S2। अब बाहर के पॉइंट के लिए सब दोनों चार्ज कहां पे मान लिए थे, सेंटर पे मान लिए थे। तो क्या यहाँ पे इस पे चार्ज, इस पे और इस पे क्या चार्ज सेम था, चार्ज सेम नहीं था, दो अलग अलग स्फीयर के सरफेस पे, बट फिर भी इसको कहां पे मान रहे थे, सेंटर पे मान रहे थे, हाँ या ना। ओके, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा एट पॉइंट P इक्वल टू टोटल चार्ज बाई 4πε0 R²। और टोटल चार्ज आप निकाल कर रेडी हैं, 4πε0, सॉरी ρ0 डिवाइडेड बाई 4πε0 R²। और पोटेंशियल नहीं निकाल लीजिएगा, पोटेंशियल के लिए सेम, टोटल चार्ज सिचुएटेड एट द सेंटर, तो नाउ बिकम्स व्हाट, Q/4πε0R। क्या आप Q का वैल्यू पुट कर लेंगे, Q का वैल्यू कितना है, 4πρ0 RQ/3 माइनस R²/2 और डिवाइडेड बाई 4πε0R। इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव जिस साल पूछा गया है उस साल एक्चुअली ऑब्जेक्टिव पूछने का पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली गॉस लॉ था, बट गॉस लॉ तो अभी मैं पढ़ाया हूँ नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि अभी आप टफ तरीके हर एक एंगल से मान लेते हैं गॉस लॉ नहीं जानते, तब भी बन सकता है प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ओके। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इज इट कंपलसरी कि इस टाइप का प्रॉब्लम में सिर्फ बाहर के पॉइंट पे पूछा जाएगा, अंदर के पॉइंट पे भी पूछा जा सकता है। अच्छा ये बताइए कि प्रॉब्लम लोग सॉल्व किए, एक सच में क्या टफ प्रॉब्लम था, और सही से अगर जो सॉल्यूशन देख रहे हैं, ना ही लेंदी था ना ही टफ था, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, करेक्ट। ओल्ड बैच सैटरडे को आपका क्लास तो नहीं रहता है एक भी, ऐसे आप लोग दिन भर करते क्या हैं, अभी तो एकदम पूरा कंप्लीट फ्री टाइम होगा नहीं, ऐसे ही पूछ रहे हैं, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, डोंट माइंड। दिन भर घर पे करते क्या हैं, अभी तो सुबह उठे, ब्रश किए, नाश्ता किए, चाय पिए, फिर घर में हैं, फिर लंच किए, फिर घर में हैं, फिर डिनर किए, फिर घर में हैं, नहीं। मैं तो 1 महीना रहा हूँ घर में, इमेजिन नहीं कर सकते हैं कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। अब इसका मतलब आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, ओके सर तो बोले घर में रहना ठीक बात नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। 3 महीना एक रूम में नॉट फॉर ए सिंगल मिनट बाहर निकले थे एग्ज़ाम के टाइम पे, कंप्लीट अपना वो पैक कर लिए थे। 3 महीना में सिलेबस को 2 साल के सिलेबस को रिवीजन कर गए थे, और क्वेश्चन बैंक को कम से 2 बार बना गए होंगे।
लास्ट 3 or 4 मंथ। इसलिए अभी तो आपके पास एक्चुअली टाइम ही पता नहीं चलेगा। ये 2 साल ऐसा क्रूशियल है, बढ़िया से पढ़ लीजिए, करियर बन जाएगा। बाकी सब कुछ तो होते ही रहेगा, बट बहुत देखिए, बहुत डिप्रेस और फ्रस्ट्रेट और प्रेशर लेकर मत पढ़िए कि नहीं पढ़ने का मतलब ये हुआ कि मन में खुशी होना चाहिए, बहुत अच्छा फील होना चाहिए। अच्छा पढ़ेंगे, मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, पैसा कमाएंगे, बहुत बढ़िया लगेगा। तो ये जो सोचिएगा ना, एकदम छोटा छोटा बात है, बट एक्चुअली मेन थीम तो यही है। तो बड़ा इंसाइट से अच्छा लगता है। आज 2006 का जनवरी का मैं बात बोल रहा हूँ कि मुझे लगने उस साल मतलब एक होता ना कि लगने लगता है कि अच्छा मेरा इस साल हो जाएगा, टेस्ट में अच्छा मार्क्स आना शुरू हो गया, सारा प्रॉब्लम बन जाता था, कोई भी प्रॉब्लम उठाते तो बन जाता था गॉड के ब्लेसिंग से या टीचर का आशीर्वाद से। तो एक इंट्यूशन लगता था अच्छा इस बार तो मेरा IIT पक्का हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो खुशी मिलता है मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पढ़ने के टाइम पे एक मन में अच्छा खुशी होना चाहिए, हैप्पीनेस। ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्या ये तो डेली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी यही चल रहा है, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। तो ये सबके साथ होता है, वो ये ऐसा पीरियड है। इसलिए थोड़ा सा जब भी ऐसा होता है ना तो 2-4 10-15 मिनट घूम लीजिए और फिर मन में सोचिए कि पढ़ना है, जॉब लेना है, पैसा कमाना है, लाइफ को अच्छे से जीना है, तो बहुत अच्छा फील होगा। और एक क्वालिटी डेवलप कर लीजिएगा तो आपका एक मार्केट वैल्यू डेवलप होता है। नहीं डेवलप कीजिएगा तो सिंपल ISC BSc बहुत लोग किए हुए हैं। नॉलेज रहेगा तो आपको कभी भी किसी चीज़ का थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो इसी प्रॉब्लम का अगर ऐसे पूछा जाता, यहां से ध्यान से देखिएगा, P पॉइंट पे और A रेडियस R रहता, करेक्ट। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और अभी भी मैं यहाँ पे ही हूँ, रो इक्वल टू रो नॉट 1 - 1/r पे ही है। तो अगर ऐसे पूछा जाता P पॉइंट पे, या यहाँ पे एक मैंने वैल्यू लिख दिया R नॉट दे दिया इसको, तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता तो यहाँ देखिए मेरा सोचने का तरीका क्या रहता स्टूडेंट, कि मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके दिमाग लगाता और मैं इमेजिन करता कि सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में कितना हॉलो स्फीयर बन सकता है, इनफाइनाइट। बट सेकेंड पार्ट का जितना भी हॉलो स्फीयर रहेगा उसके लिए तो पॉइंट भी इनसाइड का पॉइंट रहेगा, करेक्ट। और इनसाइड के पॉइंट पे हॉलो स्फीयर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा? क्रिएट नहीं करेगा। दैट्स वाई एक इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे डेवलप नहीं होगा। सिर्फ किसके कारण होगा? पार्ट फर्स्ट के कारण। इसका और पार्ट फर्स्ट के कारण, तो पार्ट फर्स्ट में भी तो बहुत सारा हॉलो स्फीयर रहेगा, बट हर हॉलो स्फीयर के लिए पॉइंट P क्या रहेगा? आउटसाइड का पॉइंट रहेगा, हाँ या ना? इसका मतलब है कि अंदर के पॉइंट, अब बताइए, तो अब आपको जो चार्ज निकालना है वो कहाँ का चार्ज निकालना है? टोटल चार्ज निकालना है या इस पार्ट 1 का टोटल चार्ज निकालना है? यस, इस सेकेंड पार्ट में जितना भी हॉलो स्फीयर पे चार्ज रहेगा वो क्या मेरे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए काम का है या यूजलेस हो गया? यूजलेस हो गया। समझे नहीं समझे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? ओके, तो अब आपको चार्ज जो निकालना था उसके लिए इंटीग्रेशन का लिमिट जो रहता, और इंटीग्रेशन क्या था? इंटीग्रेशन का लिमिट में देखिए, तो यहां पे क्या था बोली तो 4 पाई रो नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही था ना। अब इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक रहेगा? 0 से कैपिटल आर नॉट रहेगा। तो अब कितना हो जाएगा? 4 पाई रो नॉट कितना हो जाएगा? आर नॉट Q/3 माइनस आर नॉट स्क्वायर बाई 2। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P फिर से वही बात, Q/4 पाई नॉट आर नॉट, और आर नॉट का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? Q/4 पाई रो नॉट आर नॉट Q/3 आर नॉट स्क्वायर बाई 2 और डिवाइडेड बाई 4 पाई आर नॉट।
आप लोग बताइए, आप में से एनीवन जो गॉस लॉ थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं कहीं से, बुक वगैरह से? देखिए स्टूडेंट, इसी चीज़ को गॉस लॉ में ऐसे बोला जाता, टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स इक्वल टू ऐसे लिख दिया जाता 4 पाई आर नॉट स्क्वायर इंटू ई, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो एक्चुअली हम लोग जो कर रहे हैं तो नहीं लग रहा कि आगे चल के इनडायरेक्टली गॉस लॉ ही कर रहे हैं। गॉस लॉ बोल नहीं रहे हैं, बट गॉस लॉ से अभी निकालिएगा तो वहाँ पे दिखाएंगे कि ये जो काम अभी कर रहे हैं ना, वो फंडामेंटली वहाँ भी गॉस लॉ में भी तो टोटल चार्ज आपको इंक्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज निकालना रहता है। तो ले देखे तो चार्ज तो निकालना ही पड़ेगा आपको, हाँ या ना। तो चार्ज निकालने का तरीका तो समझना पड़ेगा। इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज आपका लाइफ इजी रहेगा कि यूनिफॉर्मली चार्ज रहेगा? चीज़ें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी टाइप का क्वेश्चन 2012 का एआई ट्रिपल में आया था, जिसमें रो को वैरी कर दिया गया था। हो गया ना? देखिए, एक थ्रेड है जो यहाँ से ऊपर सेमी इनफाइनाइट है। एरोडो का एक प्रॉब्लम में ले लिया, बट एरोडो का नाम का ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए सेमी इनफाइनाइट है, ए भी यहाँ से सेमी इनफाइनाइट, और ए वाला जो सेक्शन है वो दिस सेक्शन इज काइंड ऑफ आर्क। दिस सेक्शन इज व्हाट? काइंड ऑफ आर्क। तो इसके लिए पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे, पूछा गया है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सब लोग सॉल्व करके बताइए। और यहाँ का भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही है। आप मुझे मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा?
वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट के वजह से ऑब्वियसली आप लोग अगर पॉजिटिव मानते हैं तो इस पार्ट के वजह से, तो यहाँ पे इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, है ना। बिकॉज हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं वो आर्क के लिए पढ़े और सेमी इनफाइनाइट के लिए पढ़े हैं, करेक्ट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी के लिए क्या लिख सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पार्ट 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पार्ट 2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पार्ट 3, हाँ या ना। बट ड्यू टू पार्ट 1 इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ऐसा थ्योरी पढ़ाए थे आप लोग को, बहुत तोड़ तोड़ के सेमी इनफाइनाइट का पढ़ा था, याद है। तो जब ये पढ़ा रहे थे तो मेरे दिमाग में प्रॉब्लम भी चल रहा था कि अगर ऐसा मिक्स करके प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप लोग वहाँ पे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस इसको बना सकते हैं। तो नहीं लगता है कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पार्ट 1 कारण वही रहेगा, λ/4π0 r आए आप प्लस λ/4π0 r माइनस जे, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, अब प्लस पार्ट 2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा स्टूडेंट इस आर्क के कारण, तो आर्क का भी तो पढ़े हुए हैं, तो आप नहीं लगता कि ये आर्क आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, करेक्ट। तो आर्क का फॉर्मूला अगर आपके सामने होगा तो इसके वजह से 1/4 सर्कल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो यही था λ/4π0 r। बट इसके वजह से यहाँ देखिएगा, नहीं लगता है इसके वजह से भी, इसके वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा पार्ट सेकंड के वजह से, हाँ ना। तो पार्ट सेकंड के वजह से λ/4π0 r आए अब प्लस λ/4π0 r जे। तो लगता है कि आप एग्जाम में पूरा डेरिवेशन करने का आपको टाइम रहेगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा ना, आपको एग्जाम के लिए रेडीमेड रेडी रखना है। इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो मिक्स करके कैसे सॉल्व कर लेते हैं, थ्योरी पढ़ने का यही तो एडवांटेज है। अब पार्ट थर्ड के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उन्हें लगता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो कितना रहेगा λ/4π0 r आए अब प्लस λ/4π0 r जे। अब बताइए ए वैल्यू और ए वैल्यू क्या आपस में कैंसिल नहीं हो जाएगा, यहां पे माइनस आकर लगा दिया तो ए और ए, इसका मतलब पार्ट 1 और पार्ट 3 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, हाँ या ना। तो सिर्फ बचा क्या, यही तो बचा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आपको नहीं था ये बढ़िया ऑब्जेक्टिव हो सकता है कंप्लीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू λ/4π0 r आई प्लस λ/4π0 r जे। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा λ/4π0 r √2, ठीक है। वेरी फ्रैंकली सच में क्वेश्चन टफ था, या थ्योरी पढ़े हुए तो बहुत आसान क्वेश्चन था, और थ्योरी के टाइम पे जैसे तोड़ कर बता रहे थे, देखिए ऐसे रहेगा तो कहाँ किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ऐसे रहेगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, प्लस आर्क के लिए जो भी पढ़ा रहे थे तो अलग अलग आर्क बना कर दिखा रहे थे कि किस आर्क में रहेगा तो कैसे होगा। तो उसका यहाँ पे अगर जानते थे याद रहेगा तो 1 मिनट का क्वेश्चन है, और नहीं जानते हैं आर्क के कारण भी नहीं पढ़े हुए हैं तो यही क्वेश्चन आपके लिए 30 मिनट्स का प्रॉब्लम बन जाएगा। चलिए अब हम लोग लिखेंगे, लिखिए फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल।
चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए अब तो सबसे पहले हम लोग डाइपोल को डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट डाइपोल का मतलब कितना पोल? 2 पोल। और हम लोग थोड़ा बहुत तो डाइपोल पढ़े हुए भी तो हैं केमिस्ट्री में, तो वही है, बट इसको थोड़ा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन का कन्वेंशन और फिजिक्स में थोड़ा उल्टा है। केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ। किधर होता है? पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज। फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो डाइपोल का डिफिनेशन ये होता है कि वैसा कोई 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, क्या बोल रहे हैं? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस L, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस L कॉन्स्टिट्यूट ए डाइपोल। क्या फॉर्म करता है? डाइपोल फॉर्म करता है। पहला पॉइंट हो गया। यानी कोई बोलेगा डाइपोल कैसे बनता है, तो क्या बोलना है? जैसे मैं बोला हूं वैसे ही बोल दीजिएगा। क्या बोलना है? वैसा 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पार्टिकल जो वेरी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड रहेगा, तो उसको हम लोग क्या के बाद बोलेंगे? इट इज कॉल्ड डाइपोल। और हर डाइपोल के लिए एक डिफाइन किया गया है वेक्टर क्वांटिटी, जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। कौन सा मोमेंट? तो आप मैग्नेटिक मटेरियल देखिएगा तो मैग्नेटिक मटेरियल के भी एक डिफाइन किया गया मैग्नेटिक मोमेंट। आगे चल के पढ़ेंगे करंट कैरिंग लूप के लिए, तो वहाँ पे भी मैं एक, या मैग्नेट के लिए वहाँ पे भी एक मोमेंट डिफाइन किया गया जिसका नाम क्या रहेगा? मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे डाइपोल के लिए क्या डिफाइन किया गया है? डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको जनरली कहीं कहीं पे म्यू से भी इंडिकेट किया जाता है, बट फिजिक्स में इसको मैं स्मॉल पी से इंडिकेट करता हूं। तो डाइपोल मोमेंट इक्वल टू होता है चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल। डाइपोल का मतलब 2 पोल, अब मोनोपोल का मतलब 1 पोल, 1 पॉइंट चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट इक्वल टू, तो आपको नहीं लगता कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और क्या चाहिए? उसका डायरेक्शन चाहिए। तो एक्चुअल में डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया गया है। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, पहला पॉइंट। और डायरेक्शन वाइज अगर लिखिएगा तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और डायरेक्शन किधर दें? ए से बी या बी से ए। फिजिक्स में डाइपोल का डायरेक्शन होता है फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। फ्रॉम वेयर टू वेयर? निगेटिव चार्ज से, यस। तो देखिए तो सही है। अब इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, हाँ या ना? तो ए बी लिखें या ए लिखें अलग बात है। ए लिखें या ए लिखें एक ही बात है ना, करेक्ट? इसका मतलब है कि, तो यहां पे देखिएगा डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा एसआई सिस्टम में? कूलम्ब मीटर, सेंटीमीटर नहीं, कूलम्ब मीटर। चलिए ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट कि सपोज कीजिए कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में क्रिएट करेगा नहीं करेगा, तो जनरली एक मिसकॉन्सेप्शन जो दिमाग में सबसे पहले आता है, ओके न्यूट्रल है मतलब चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट करेगा। बट एसी वालों का ऑब्जेक्टिव है न्यूट्रल सिस्टम भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है स्पेस में, हाँ या ना? न्यूट्रल सिस्टम भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में क्रिएट कर सकता है। हो सकता है कि वो ओवरऑल न्यूट्रल हो, क्या हो? ओवरऑल न्यूट्रल हो, बट उसमें चार्ज अलग अलग जगह पे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो। फॉर एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? डाइपोल। डाइपोल ओवरऑल, यहां देखिएगा नहीं रहता है डाइपोल ओवरऑल न्यूट्रल है,
डाइपोल इज ओवरऑल न्यूट्रल बट ये स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, हाँ या ना? ये सिस्टम मेरा ओवरऑल क्या है? न्यूट्रल है, प्लस माइनस बिकम्स जीरो। तो डाइपोल इज, एक पॉइंट लिख सकते हैं, डाइपोल इज ओवरऑल न्यूट्रल बट इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। क्यों क्रिएट करता है उसको बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इसका मतलब आज के बाद अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आ गया, एनी न्यूट्रल सिस्टम क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस, ट्रू और फॉल्स, तो यह स्टेटमेंट क्या रहेगा? फॉल्स स्टेटमेंट है। कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, यह स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है? यह स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट, यस। तो आप डाइपोल दिमाग में रखिएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, माइनस क्यू प्लस क्यू और दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है स्मॉल एल। और स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, मैं सेंटर से, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी और इसका नाम दे दीजिए ओ। सेंटर से, मैं डाइपोल के सेंटर से एक पॉइंट पी इमेजिन कर रहा हूँ जिसका रेडियस है, जिसका डिस्टेंस है आर। इसका मतलब इसको मैं सेंटर इमेजिन कर रहा हूँ। तो आपको एक यूनिट वेक्टर ये भी तो पढ़ाए थे, रेडियल यूनिट वेक्टर एंड ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर। और रेडियल यूनिट वेक्टर क्या होता है? सर्कुलर मोशन जब पढ़ा रहे थे तो याद होगा कि इसको क्या नाम दिए थे? यू आर, हाँ या ना? और रेडियल यूनिट वेक्टर से कितना एंगल हम लोग रोटेट करते हैं और किधर रोटेट करते हैं? तो ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर मिलता है। तो रेडियल यूनिट वेक्टर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा? तब जो वेक्टर मिलता है वो रहता है ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर। तो जनरली अगर आप बोलिएगा तो मैं इसको कार्टेशियन सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर दूंगा क्योंकि मेरे नोटबुक में दोनों सिस्टम में है। बट जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जहाँ तक मैं देखता हूँ एच वर्मा में, वो ऐसे निकाले हुए हैं, ई आर एंड ई थीटा। क्या निकाले हुए हैं? रेडियल कंपोनेंट एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट। कौन कौन सा कंपोनेंट? रेडियल कंपोनेंट एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो इस आर के यहाँ से इस ओ के रेस्पेक्ट में ये मेरा कौन सा डायरेक्शन रहेगा स्टूडेंट? यू आर। क्या रहेगा? यू आर। और ए कौन सा डायरेक्शन रहेगा? यू थीटा। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अलोंग यू आर और अलोंग यू थीटा निकालेंगे तो अलोंग जो यू आर रहेगा नेक्स्ट क्लास में उसको बोलेंगे रेडियल कंपोनेंट, और अलोंग यू थीटा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रेडियल कंपोनेंट या ट्रांसवर्स कंपोनेंट? ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो बंद कर दीजिए सर।